आज पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत गुजरात में जो सोलंकियों का शासन था, जिन्हें चालुक्य भी कहा जाता है, उनके बारे में हम लोग समझते हैं इनका राज्य कहाँ पर था और इन लोगों की क्या उपलब्धियां हैं। तो सबसे पहले भारतीय संदर्भ में देखें, विद मैप चले तो समझने में आसानी होती है। जो हमारा गुजरात का जो स्टेट है, जो जहाँ पर है पूर्व मध्यकाल के दौरान, ये मालूम है यहाँ पे कि ये जो सेक्शन है ये गुजरात का इलाका है। तो यहाँ पर जो शासन था वो सोलंकी, इन्हें ही कहा गया है चालुक्य। चालुक्य ध्यान रहे कि पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा एंशिएंट हिस्ट्री में चालुक्य के संदर्भ में, बट यहाँ पर चालुक्य लिखे गए, सेम है। अग्निकुल सिद्धांत के अनुसार जिन 4 राजपूत रियासतों की जो उत्पत्ति हुई है उनमें एक ये भी है। ये मालूम होगा कि 4 कौन कौन लोग थे। जैसे शुरुआत में ही चर्चा हुई थी, परमार और प्रतिहार के बारे में हम लोगों ने देखा। फिर चौहान और चालुक्य, ये 4 थे जो राजपूत कुल जो अग्निकुल सिद्धांत के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। उन्हीं में से एक सोलंकी अथवा चालुक्य है और इनका जो राज्य था वो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात के इलाके में मौजूद था। तो इन्हीं चालुक्यों के बारे में या सोलंकी शासकों के बारे में आज हम लोग देखते हैं कि क्या इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी या इनके रीजन में क्या ऐसी घटनाएं घटी थी जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर गुजरात में जो इनका शासन था, इस वंश के जो संस्थापक हैं उनका नाम है मूलराज फर्स्ट, मूलराज प्रथम। इसने अपनी सत्ता कायम की थी सबसे पहले गुजरात में। इनकी जो राजधानी थी अनहिलवाड़ा या अनहिलवाड़, या उसी को पाटन भी कहा जाता था। अनहिलवाड़, इसी को अनहिलवाड़ा भी आपको लिखे हुए मिलेंगे, या पाटन। ये इनका कैपिटल या राजधानी थी अनहिलवाड़ या अनहिलवाड़ा अथवा पाटन। इसका जो लोकेशन है इसको समझते हुए इसलिए चलना है क्योंकि यहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, जो भौगोलिक स्थिति है, वो समझते हुए चलेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 2 मुस्लिम आक्रमण, एक महमूद गजनवी का और बाद में मोहम्मद गोरी का, इनके पीरियड में यहाँ पर होता है। वो शासक कौन है, क्या स्थिति थी, आइए पहले उसे समझ लें, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब मूलराज प्रथम ने यहाँ पर अपनी सत्ता कायम की तो जो अगले प्रमुख शासक के रूप में जिनका उल्लेख मिलता है, हमें उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देनी है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। इतिहास तो काफ़ी है बट मुख्य चीज़ों पर, मुख्य पॉइंट्स पर हमें फोकस करना है। तो जो अगले प्रमुख शासक वो यहाँ पर आसीन होते हैं वो है भीमदेव प्रथम। ध्यान रहे कि भीमदेव प्रथम जब यहाँ पर शासन कर रहे थे तो इन्हीं के समय में 1025 ईस्वी में, याद रहे 1025 ईस्वी में, ये भी याद होगा 1025 ईस्वी वो पीरियड है जब महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण मानी जाती है। क्योंकि यही वो समय है जब गुजरात पर उसका आक्रमण हुआ था तो सोमनाथ मंदिर जो सौराष्ट्र के तट पर मौजूद है, इसको उसने लूटा था। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी का जो आक्रमण है वो भीमदेव फर्स्ट के समय में भी हुआ था, और वो पीरियड है 1025 ईस्वी। और इसी आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को बुरी तरह उसने लूटा और क्षतिग्रस्त भी किया था। जिस वक्त उसने आक्रमण किया, अब यहां पर भौगोलिक स्थिति को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहां पर जो हालात बने थे, ध्यान से समझिएगा। ये कच्छ का रण है जो गुजरात का नॉर्दर्न पार्ट है, ये तो पता होगा। यहां पर अरावली श्रेणी मौजूद है। इसे मैं कलर चेंज कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये अरावली श्रेणी यहां पर मौजूद है जो बिल्कुल गुजरात, राजस्थान जो वर्तमान में उसकी बाउंड्री है, वहां से आरंभ होकर ये दिल्ली होते हुए वो शिवालिक की श्रेणी तक जा चुकी है। दिल्ली में आपने सुना होगा रायसीना हिल्स, जहां पर इंडिया गेट या राष्ट्रपति भवन मौजूद है, वो एक्चुअली अरावली पर्वत का विस्तार है। लेकिन वो चूंकि भूमि के नीचे समाहित है, वो दिखाई नहीं देती। वो उसी का ये रेंज पूरा है जो अरावली पर्वत मौजूद है। यहीं पर पास में अगर इसके वेस्टर्न साइड में जाएंगे तो यहाँ पर थार का रेगिस्तान भी मौजूद है। ये कच्छ का रण जो बिल्कुल वेटलैंड है, दलदली क्षेत्र है, यहाँ पे अरावली पर्वत और इस तरफ थार का रेगिस्तान है। अब इनकी जो राजधानी थी वो यहाँ पर थी अनहिलवाड़ा या पाटन, बिल्कुल नॉर्दर्न गुजरात में जो राजस्थान की सीमा से लगी हुई है। यहाँ पर जब आक्रमण हुआ था महमूद गजनवी का, तो आक्रमण का जो डायरेक्शन था वो इस तरह से वो यहाँ पर आया था। भीमदेव प्रथम उसके आक्रमण से डर के कच्छ के रण की ओर भाग गया था।
ध्यान से समझिएगा इस स्टोरी को। वो कच्छ के रन की ओर भाग गया और राजधानी को उसके हवाले एक तरह से बिल्कुल खुला छोड़ दिया। इसी का परिणाम था कि महमूद गजनवी आगे बढ़ा और यहां से वो यहां तक पहुंच गया, उसकी राजधानी को लूटा। देन सोमनाथ मंदिर तक वो पहुंचकर वहां पर आक्रमण कर उसे पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर उसे लूट लिया। उसका आक्रमण इतना विभत्स था कि वहां माना जाता है जिस वक्त उसने आक्रमण किया 50,000 से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ मंदिर के पास मौजूद थे। इसके बावजूद महमूद गजनवी ने इतना लूटपाट किया और इतना कत्लेआम वहां पर किया बाकी श्रद्धालुओं का। यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि राजा भीमदेव प्रथम ने पूरी तरह अपनी राजधानी को छोड़कर वहां से वो भाग खड़ा हुआ था। जब महमूद गजनवी यहां से लौटता है आक्रमण के पश्चात, तब भीमदेव पुनः वापस आकर अपनी राजधानी में आसीन होते हैं और तब उसने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। यह भी याद रहे कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी इसने आरंभ में करवाया, जो भीमदेव प्रथम है। इसी वंश के शासकों में हम लोग आगे देखेंगे कि पहले इनके क्रियाकलापों पर और ध्यान दे रहे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं दिलवाड़ा के जैन मंदिर के बारे में, तो भीमदेव प्रथम का ही एक सामंत है जिसका नाम था विमल। इन्हीं का एक सामंत है जिनका नाम है विमल। इसने यहीं पे आबू पर्वत, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनकी राजधानी से बिल्कुल पास में यहीं पर आबू पर्वत का जो इलाका, जो माउंट आबू राजस्थान का एक हिल स्टेशन है, मालूम होगा कि गुरु शिखर अरावली की सर्वोच्च चोटी है, वहीं पर पास में माउंट आबू जो हिल स्टेशन है राजस्थान का, वहीं पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है। वो जो जैन मंदिर है इसके निर्माणकर्ता विमल थे, जो भीमदेव प्रथम के सामंत थे। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। बहुत बार एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। वो शासक कौन है जिसके पीरियड में दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण हुआ, तो वो भीमदेव प्रथम है। किसने निर्माण करवाया, तो विमल। वो कौन थे, भीमदेव प्रथम के सामंत थे। भीमदेव प्रथम के बाद जो महत्वपूर्ण शासक के रूप में हम लोग देखते हैं, तो जय सिंह सिद्धराज वो गद्दी पर आते हैं। अगले जो शासक है, महत्वपूर्ण क्रियाकलापों पर ही हम लोग जोड़ देंगे। जय सिंह सिद्धराज, इसके बाद जो प्रमुख शासक आएंगे वो है कुमारपाल। इनकी क्या उपलब्धि हम लोग बारी बारी से देखेंगे, पहले संक्षिप्त रूप में इसका पूरा आउटलाइन देख लें। कुमारपाल जब गद्दी पर आसीन होते हैं तो एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान है जैन धर्म के, हेमचंद्र, सभी ने नाम अवश्य सुना होगा। हेमचंद्र इसी के दरबार में मौजूद थे और हेमचंद्र ने ही इन्हें जैन धर्म में दीक्षित किया था। अब ये शासक जैन धर्म को फॉलो करने लगे थे। इसका परिणाम ये हुआ था कि इनके शासनकाल के दौरान संपूर्ण गुजरात में शाकाहार को बढ़ावा दिया गया था। पशु हत्या पर रोक लगा दी गई थी क्योंकि वो जैन धर्मावलंबी थे। मद्यपान, द्युत क्रीड़ा यानी जुआ खेलने और अन्य गलत चीजों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी। कुमारपाल के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण बात यह भी हुई थी कि इसके राज्य में जितने भी कसाई थे जो मांस का व्यापार किया करते थे पशुओं को काटकर, उन सभी लोगों से यह कहा गया था कि 3 साल तक तुम्हारी जितनी आमदनी है उतने के बराबर धन राज्य की ओर से लो और अपने व्यवसाय को बदल लो, क्योंकि अब से राज्य में पशु नहीं कटेंगे। तो कुमारपाल के समय में ये घटना घटती है। हमें ध्यान रखना है कि हेमचंद्र इसी का दरबारी था। जो अगले महत्वपूर्ण शासक जिनके बारे में हमें देखना है वो इसी नाम से है, वो है भीमदेव सेकंड। ध्यान रहे कि सिर्फ महत्वपूर्ण शासकों की चर्चा मैं कर रहा हूं यहाँ पे। भीमदेव सेकंड। अब इनके काल की जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी के समय में अब मोहम्मद गौरी का यहाँ आक्रमण होता है 1178 ईस्वी में। ध्यान से समझिएगा, 1178 में, 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पहले गुजरात पर ही आक्रमण किया था। ध्यान रहे, गुजरात पर जब उसने आक्रमण किया तो भीमदेव प्रथम नो डाउट उनकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली थे और उसके आक्रमण को बुरी तरह विफल कर दिया था। तो मोहम्मद गौरी के संदर्भ में हमें याद रखना है कि भारतीय अभियान के क्रम में 2 बार उन्हें भयानक हार का सामना करना पड़ा था। पहली बार गुजरात में जब सोलंकी वंश या चालुक्य वंश के शासक थे भीमदेव सेकंड, तो 1178 में उनके राज्य पर उसने आक्रमण किया था
और वो बुरी तरह मरते मरते बचा था इस आक्रमण के दौरान। किसी तरह अपनी जान बचाकर वो भागा था यहां से, यानी पहली बार वो बच गया था इनके हाथों से। बाद में हम लोग देखते हैं कि तराइन के फर्स्ट वार, जो तराइन का पहला युद्ध चौहान शासकों के साथ होता है, तो वहां भी गोरी बुरी तरह हारता है। तो दो पराजय जो गोरी के भाग्य में थी वो हुआ था, लेकिन वो दृढ़ संकल्पित था कि हमें विजिट करना है। अंततः वो बाद में सफल हुआ, वो एक अलग कहानी है। यहां ध्यान रखना है कि भीमदेव सेकंड इस वंश का एक शक्तिशाली शासक है, और इसके पीरियड में ही मोहम्मद गोरी ने यहां आक्रमण किया। उसका आक्रमण विफल रहा। एक जयसिंह सिद्धराज के बारे में आप याद रखिएगा, ये जब गद्दी पर आसीन थे तो इसने आबू पर्वत पर ही, आबू पर्वत माउंट आबू के आसपास के सेक्शन को ही कहा जाता है, आबू पर्वत पर एक मंडप का निर्माण करवाया था, और उस मंडप में अपने 7 पूर्वजों की हाथी पर आरूढ़ यानी हाथी पर बैठी हुई मूर्ति स्थापित करवाई थी, वो आबू पर्वत पर। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसे बस ध्यान में रखना है। इतनी बातें अलग अलग एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और आपको ध्यान रखना है। अब बारी बारी से टू द पॉइंट, जिनके बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें आई है उसे देखते हुए चलते हैं। ऑलवेज ध्यान रखना है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देखते हुए चलें, संक्षिप्त रूप से पूरी हिस्ट्री को समझ लें और बाकी महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान में रखें। तो मैंने पहले ही कहा कि इनकी जो राजधानी थी, आपको पता है कि वो अनिलवाड़ अथवा पाटन थी। जो इसके संस्थापक हैं, अग्निकुल राजपूतों में ये शामिल थे। इनके जो संस्थापक हैं उनका नाम हमें ध्यान रखना है, मूलराज प्रथम। कब स्थापित होते हैं, तो 10वीं शताब्दी का लगभग मध्य भाग है। बस इतना ध्यान रखना है कि 10th सेंचुरी का जो मिड पार्ट है, इट मीन्स 941, उसी समय इसकी सत्ता स्थापित होती है गुजरात के सेक्शन में। उसके पश्चात जो शासक आते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आगे ध्यान रखना है बस भीमदेव के बारे में कि 11वीं शताब्दी में शासक थे गुजरात के। ठीक है, इसी के समय में जैसा कि बता चुके हैं 1025 में महमूद गजनवी का आक्रमण होता है और ये कच्छ के रण की ओर भाग जाते हैं। बाद में जब महमूद गजनवी वापस जाता है तो दोबारा ये सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते हैं। इन्हीं का सामंत है विमल, जिसने आबू पर्वत पर दिलवारा का जैन टेम्पल है उसका निर्माण करवाया था। अब यहाँ पर देखिए, अंतिम समय में भीमदेव प्रथम क्या करते हैं कि अपने लड़के कर्ण के लिए राज्य शासन छोड़ देते हैं। उनकी मौत नहीं होती है, वो शासन छोड़ देते हैं। कर्ण जब आसीन होता है गद्दी पर, तो कर्ण का ध्यान रखना है उपलब्धियों पे ज्यादा, सांस्कृतिक पक्ष पर अधिक प्रश्न अब पूछे जाते हैं। तो कर्ण ने कर्णावती नामक एक नगर बसाया था और वहीं पर कर्णेश्वर का मंदिर और कर्ण सागर झील का निर्माण करवाया था। ये गुजरात के सोलंकी शासक है, ध्यान रहे इसका। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अनिलवाड़ा में भी एक कर्ण टेम्पल है जिसका निर्माण भी इसी ने करवाया था। नाम से ही जाहिर है, शासक का नाम और इनकी कृतियों को देखें। यहां तक ध्यान रखना है कि जयसिंह सिद्धराज वो शैव था या अर्थात शिव का वो उपासक था, क्योंकि बाद में हम लोग जैसा कि अभी जान रहे हैं कि कुमारपाल ने जैन धर्म अख्तियार कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। अब इसके दरबार में हेमचंद्र मौजूद थे जो एक जैन था, खुद शैव था, किंतु इसके दरबार में एक बहुत ही बड़े जैन विद्वान आश्रय पाए हुए थे और वो थे हेमचंद्र। ये ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या है कि शासक निश्चित रूप से सहिष्णु थे, सभी धर्मावलंबियों का ये स्वागत करते थे। इसने, जिसकी चर्चा हो चुकी है, एक मंडप का निर्माण करवाया था, कहां पर, आबू पर्वत पर, और अपने 7 पूर्वजों की एक मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करवाई थी जो हाथी पर आरूढ़ है, हाथी पर बैठे हुए हैं। अब यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि सिद्धपुर जो गुजरात में ही है, वहां का रुद्र महाकाल का मंदिर इसने बनवाया था। एक अन्य मंदिर जो रुद्र महाकाल का मंदिर है उसके निर्माण करता यही है। अब देखिए, जो अगले शासक होते हैं, और एक और महत्वपूर्ण चीज, जो मोढेरा का सूर्य मंदिर जो सन टेम्पल है, वो महसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात में वर्तमान में मौजूद है। इसका निर्माण भी इन्हीं वंश के शासकों के द्वारा किया गया है। जो सूर्य मंदिर गुजरात में मोढेरा का है। ठीक है, महसाना डिस्ट्रिक्ट जो प्रधानमंत्री मोदी का गृह डिस्ट्रिक्ट भी है, वहीं पर ये मोढेरा का सूर्य मंदिर मौजूद है। अब देखिए, कुमारपाल के बारे में जो बातें कही जाती हैं, ये गणिका का पुत्र था, एक वेश्या का पुत्र था, लेकिन इसके गुणों के कारण इसे गोद लिया गया था राज परिवार में। इसके जो गुण थे उससे प्रभावित होकर। तो अब यहाँ पर देखना है कि इसने जैन धर्म स्वीकार किया, तो किस तरह से किया, क्योंकि जैन विद्वान हेमचंद्र पहले से यहाँ पर मौजूद थे और उसने अब कुमारपाल को जैन धर्म की दीक्षा दी और उसे जैन धर्म का अनुयायी बना दिया। जब वो जैन धर्म अख्तियार कर लिया, तब उसने परम अहर्त की उपाधि धारण की थी। किसने? कुमारपाल ने। इसके अलावा देखिए,
संपूर्ण राज्य, चूंकि वो जैन थे तो अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे अधिक जैन धर्म का सबसे प्रिय चीज है, तो अहिंसा पूरे राज्य में उसने लागू करवाया। तो सबसे पहले 3 चीजों पर, एनिमल स्लॉटर यानी पशु हत्या, मद्यपान ड्रिंकिंग या शराब पीने पर, और द्युक्त क्रीड़ा गैम्बलिंग जुआ खेलने पर पूरी तरह रोक लगा दी। जो असामाजिक कृत्य थे उसे पूरी तरह बैन कर दिया। उसने 2 चीजें और ध्यान रखनी है, वो खुद जैन था, लेकिन ऐसा नहीं था कि शिव या शैव में उसकी आस्था नहीं थी। वो सोमनाथ मंदिर भी गया था और अपने गुरु जो हेमचंद्र है उनके साथ शिव की उपासना भी की थी कुमारपाल ने। यानी यहां तक हम ये देख रहे हैं कि जो सोलंकी शासक है, चाहे वो जैन धर्मावलंबी हो या शैव मत हो, सभी लोग मिलकर एक साथ यहाँ पे रहते थे, क्योंकि आगे चलकर एक शासक है जिनके नाम अभी आएंगे, उनके समय में दंगे भी हुए थे शैव और जैन धर्मावलंबियों के बीच। ये कुछ अजीब सा वाकया हुआ था, लेकिन ये सत्य है। यहां पर ये देखिए, कवि जयसिंह एक कवि है, उनकी कृति है कुमारपाल चरित या चरितम। एक पुस्तक या ग्रंथ है कुमारपाल चरित, जिसके रचयिता या जिसके रचनाकार है कवि जयसिंह। इसमें कुमारपाल का यशोगान किया गया है, यानी उनकी उपलब्धियों का बखान किया गया है इस पुस्तक में, कुमारपाल चरित में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुमारपाल के बाद उनका भतीजा अजयपाल शासक बना। अभी हमने जो बात कही थी, इसी के समय की बात है कि शैव और जैन धर्मावलंबियों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया था। अब से पहले जो वहां पर बिल्कुल शांत वातावरण था, सभी लोग मिलजुल कर रहते थे, इनके पीरियड में ये देखने को मिलती है कि गुजरात में 2 धर्मावलंबियों के बीच, कौन कौन, शैव और जैन, इनके बीच गृह युद्ध यानी दंगे भड़क गए थे। ये ध्यान रखना है। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण पीरियड आरंभ होता है, या कह सकते हैं कि अंतिम ही, वो शासक भीमदेव सेकंड है। इनका पीरियड पर भी ध्यान दें। 1176 इट मीन्स की 12वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक ये मौजूद थे गुजरात में। और इसी के पीरियड में, जैसा कि मैंने पहले बताया था, 2 चीजें हुई थी। पहला, मोहम्मद गोरी का आक्रमण, जिसे इन्होंने विफल किया था। उसके पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक भी आते हैं, इसके राज्य पर आक्रमण करते हैं 1195 में, 1195 में। भीमदेव ने उसे भी पराजित किया था और अजमेर तक खदेड़ दिया था। मालूम हुआ ना कि अजमेर जो पहले शाकंभरी था चौहानों के समय, वहां पर वो सेंट्रलाइज हो चुके थे, क्योंकि चौहानों को उसने परास्त किया था। तो वहां तक इस समय 1195 की बात है। 1192 में तराइन का जो दूसरा युद्ध था, उसी वक्त चौहान शक्ति समाप्त हो चुकी थी, यानी अजमेर अब उनके नियंत्रण, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के नियंत्रण में था, तुर्कों के नियंत्रण में था। इसी उत्साह में 1195 में थोड़ा और आगे बढ़ के उन्होंने गुजरात पर भी आक्रमण किया था, लेकिन भीमदेव द्वितीय ने उसके आक्रमण को भी विफल किया और उसे अजमेर तक वापस खदेड़ दिया था। ये भीमदेव द्वितीय प्रकट करते हैं कि वो काफी शक्तिशाली थे। दोनों आक्रमण, पहले मोहम्मद गोरी के आक्रमण को और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के आक्रमण को उन्होंने विफल किया, ये ध्यान रखना है। इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण बात यह है कि भीमदेव द्वितीय गुजरात के चालुक्य या सोलंकी राजपूतों का अंतिम शासक था। लास्ट इसी के बारे में चर्चा हो रही है। उन्हीं का एक मंत्री था जिसका नाम है लवण प्रसाद। उसने गुजरात में बघेल या व्याघ्र वंश की, या उसी को व्याघ्रपति भी कहते हैं, बघेल या व्याघ्रवंश या व्याघ्रपति वंश की स्थापना की थी। संस्थापक है लवण प्रसाद, मंत्री किसके हैं, भीमदेव द्वितीय के। तो अब एक नया राजवंश गुजरात में आरंभ होता है, लेकिन कुछ ही समय के पश्चात 1297 में जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हैं, उनके समय में पूरे गुजरात पर विजय प्राप्त कर ली जाती है और इस तरह से सोलंकियों का जो शासन था गुजरात में वो समाप्त हो जाता है और पूरा गुजरात अब दिल्ली सल्तनत का अंग बन जाता है। ओके।